नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद के फिर से उठने पर चिंता जताई। संघ प्रमुख ने मंदिर मस्जिद के नए नए विवादों को लेकर जो बात कही, उसकी सियासी गूंज भी सुनाई देनी शुरू हो चुकी है। भागवत ने कल पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के मौके पर कहा, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, जो कि स्वीकार्य नहीं है। तो संघ प्रमुख का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा स्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। मोहन भागवत ने धार्मिक आस्था में कट्टरता को लेकर भी आगाह किया। भागवत ने कहा कि धर्म कभी अतिवादी नहीं होता। तो हमको इस प्रसिद्धि की आवश्यकता वैसे नहीं है, परंतु एक धर्म वाली बात कही गई। सेवा धर्म है और धर्म कभी अतिवादी नहीं होता। तो हम होने में समाधान मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसकी भी अतिवादिता हो गई ऐसा लगता है। धर्म कभी अतिवादी नहीं होता। मोहन भागवत के बयान पर अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। संघ प्रमुख के बयान पर बोले कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को दें सलाह, तभी देश में सौहार्द और शांति बनी रहेगी। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी को ये जो रचनात्मक सलाह है, उनसे जो लोग विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं और भारत की जो न्यायपालिका है, भारत का जो संविधान है, जो संसद में कानून पारित किए हैं, उनकी अवमानना करने की कोशिश करते हैं। सलाह उनको देनी चाहिए कि इस देश में सौहार्द, शांति बरकरार है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया, लेकिन यह तंज भी कसा कि यह प्रयोग तो संघ ने ही शुरू किया है। भागवत के बयान पर बोली एसपी सांसद इकरा हसन। भागवत के बयान पर उनका बयान आया है सामने। भागवत के बयान से मैं हैरान हूं, यह कह रही इकरा हसन। पहली बार भागवत के बयान से सहमत। यह प्रयोग तो आरएसएस ने ही शुरू किया। हम लोग खुद आश्चर्य में हैं कि वहाँ से ऐसी स्टेटमेंट आई, और पहली बार मैं उनकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखती हूँ। और लेकिन ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब प्रयोग जो हुआ है वो उन्हीं के संघ द्वारा ये शुरू हुआ था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और ये वक्त की पुकार है कि हम लोग सब मिलकर अपने देश की प्रगति के लिए, यहाँ के बुनियादी जो मसले हैं उनके लिए काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उनका ये बयान जो आया है वो भले ही देर से आया है, लेकिन हम इसका भी वेलकम। मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। यह कहा गया कि रोजाना मंदिर मस्जिद विवाद उठाने वालों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूं, इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मजार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने यह बयान देके इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है, और अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें सख्ती से, पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर लगाम लगाएं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कहीं के ऊपर मंदिर तलाश करवा रहे हैं, कहीं के ऊपर शिवलिंग तलाश करवा रहे हैं, कहीं मूर्ति तलाश करवा रहे हैं। लिहाजा मुझे ये लगता है कि इसके पीछे विदेशी, हमारे पड़ोसी मुल्क की ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ हिंदू भाइयों से कहती है मंदिर ढूंढो, शिवलिंग ढूंढो, मूर्ति ढूंढो,
दूसरी तरफ मुसलमानों से कहती हैं कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ और बाहर निकलो। के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो बात सबको सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर अपनी बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दोहराया है और वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश न किया जाए। मोहन भागवत जी की बात सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और यही हालात अगर रहे तो देश की सालमियत पर खतरा लगने लगेगा। मोहन भागवत ने जो कुछ कहा उसके तमाम मायने मतलब निकल रहे हैं। इस बयान पर हम चर्चा भी करेंगे। बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ दुष्यंत नागर मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लखनऊ से लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सौरभ मालवीय मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद मेरे साथ मौजूद हैं और मैं आपको जयपुर लिए चलूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सौरभ मालवीय, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा और जरा ये बताइए कि मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं उसका आप क्या मतलब निकाल रहे हैं, क्या अर्थ आप उसमें देख रहे हैं? देखिए, मोहन भागवत जी का यह वक्तव्य अभिनंदनीय है, सराहनीय है और भारत जो देश है वह एक सहिष्णु देश है और सभी को लेकर चलने वाला और विश्व मंगल की कामना करने वाला देश है, जहां पर सर्वे भवन्तु सुखना की बात की गई है। इसलिए भागवत जी का यह कथन दो अर्थों में है। एक पक्ष आपके द्वारा थोड़ा रह गया था, उन्होंने कहा कि दुनिया भर की तरफ से भारत को यह संदेश देने का प्रयास और ये सलाह देने का प्रयास किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, और अपने वक्तव्य में उन्होंने इस बात को भी कहा है। तो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित और महफूज कोई है तो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं। यह बहुत अभिनंदनीय और प्रशंसनीय बात है, इसलिए इस बात को भी रेखांकित करने की आवश्यकता है। साथ में उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हर मस्जिद के भीतर मंदिर देखने की जरूरत नहीं है, तो यह कालखंड और उस परिस्थिति का दौर रहा होगा जब संघर्षों में भारत में संघर्ष की गया और इस्लाम का जिस तरह से वर्चस्व बना था, तो उस समय की युवा पीढ़ियों ने या वर्तमान पीढ़ी ने उसे स्वीकारा। बाद की परिस्थितियों में लेके उसके लिए विवादों में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर आस्था है, जहां पर विश्वास है और जहां पर समझौता है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बन जाता है तो निश्चित तौर पर उस बात को बाहर लाना चाहिए। हाँ। लेकिन फर्जी हिंदूवादी वाली जो बात आई है वो सच है कि केवल राजनीति चमकाने के लिए न किया जाएगा। ठीक है, सैयद जवाद साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता से मैं एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। माफ करिएगा, विश्व हिंदू परिषद से हैं आप, अमितोष जी। अमितोष जी, ये जो सलाह दी है मोहन भागवत जी ने, मानेंगे आप लोग? देखिए, हर चीज के कई पहलू होते हैं और जब विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी। ऑडियो में दिक्कत है सर आपके, आवाज नहीं आ रही है साफ तौर पर। मैं चाहूंगा कि इसको ठीक किया जाए ताकि आपसे मैं बात कर सकूं। जवाद साहब, क्या समझ पा रहे हैं आप मोहन भागवत जी के बयान का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को और खासतौर से बीएचपी और संघ परिवार को काफी लंबे वक्त से स्टडी कर रहा हूँ। उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते कुछ है, होता कुछ है जमीन पे। आप अपना जेस्चर जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जितनी ऑर्गेनाइजेशन तो उनके सामने दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा जो है सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं और कट्टरवाद के ऊपर आरएसएस लेक्चर दे रही है। वो अभी किसी ने सदन के अंदर का ऐसा लगता है कि कोई ज्ञान ऐसा दे रहा है कि जिससे हैरानगी ये हो रही है कि कट्टरवाद के ऊपर, अरे विश्व हिंदू परिषद वो अपने आप को कट्टर कहते हैं, उसके बाद हिंदू वो सभा के लोग अपने आप को कट्टर कहते हैं। तो कट्टरता तो मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं कि कट्टरता समाज के लिए, अब जब इतनी अच्छी बात कही गई है जवाद साहब, सैयद जवाद जी, तो वो बात भी आपको पसंद नहीं आ रही है, उसमें भी आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं जब इतनी अच्छी बात कही गई है। अखिलेश भाई, 2 आपको उदाहरण देता हूं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो मोहन भागवत की बात को नहीं सुन रहे हैं? क्या उनका ताल्लुक बीएचपी से नहीं है? वो कौन लोग हैं ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे मंत्री जो मोहन भागवत की बात नहीं सुन रहे हैं? वो कौन सी सरकारें हैं जो मोहन भागवत की बात को नहीं सुन रही हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है?
दिन रात नफरती बयान दिए जाते हैं और उनको मंत्री बनाया जाता है। कैसे बना दिया जाता है मंत्री? कल के अंदर देखिए मैडम जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आती है, उन्होंने क्या कहा? कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पे आप जबानी जमा खर्च करने के अंदर अच्छी अच्छी बातें करने के अंदर जुबानी जमा खर्च है दुष्यंत नागर जी। ठीक है जवाब साहब, एक मिनट दुष्यंत नागर जी, क्या कथनी और करनी में फर्क है वो जो बात कह रहे हैं? देखिए, अगर कोई अच्छी बात, सही बात अगर कोई भी व्यक्ति या नेता या किसी संगठन का प्रमुख कहे तो उसका स्वागत होना चाहिए। सेकुलरिज्म की बात अगर आरएसएस के प्रमुख कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, वो स्वागत योग्य है। लेकिन कई बात जवाद साहब ने जो कही उनको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो मोहन भागवत साहब और उनका संगठन कहता था कि भाई जनसंख्या नियंत्रण करो, बच्चे 2 पैदा करो, कम पैदा करो। अभी विगत दिनों इन्होंने कहा कि भाई 3 पैदा करो, कल को 4 पैदा करो। तो 100 वर्ष हो गए आरएसएस को 1925 से, और ये 25 ही आने वाला है। परंतु अभी तक क्या दिशा होनी चाहिए? बार बार स्टैंड चेंज करना, कभी घुट्टी पिलाई देश को कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अखंड हिंदू फलाना। आप एक बात बताइए, तो फिर आपने उन लोगों को धोखा दे दिया। आज कहाँ खड़े हैं आप? और फिर लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो संघ प्रमुख हैं, सरकार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी बात ना माने, विश्व हिंदू परिषद में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है आपकी बात ना माने। नहीं तो मैं पूछ लेता हूं, भाजपा और नागर साहब सर एक बस ये आधी लाइन है। भाजपा और उसके अनुवांशिक संगठन जो हैं उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो मोहन भागवत साहब की बात को काट सके, टाल सके। तो मैं जवाब लेता हूं उस पे ना चले। विश्व हिंदू परिषद से हैं अमितोष पारिक। अमितोष जी बात मानेंगे मोहन भागवत जो कह रहे हैं? अखिलेश बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं राजनीतिक विशेषज्ञ दोनों को सुन रहा था। एक ने तो कहा कथनी और करनी में ही अंतर होता है, और एक ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मैं दोनों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू की परिभाषा है शायद उसको ये लोग मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, और वही सबसे बड़ी दिक्कत लाते हैं, और वही रेडिकल अप्रोच ये लोग क्रिएट करते हैं। मोरेश्वर शवे द्वारकेदास शेषवंदर में डेट ऑफ जजमेंट है 11/12/1995 की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स डिस्क्राइब हिंदुइज्म, मतलब द वे ऑफ लिविंग। अगर कोई किसी को वे ऑफ लिविंग बताना चाहे तो वो हिंदू है, और हिंदू राष्ट्र, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम लोग करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का 1984 का एक रिजोल्यूशन हुआ। उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया कि हम 3 मांग करते हैं हिंदू समाज के द्वारा रखी गई मुस्लिम समाज के लिए, कि हमारी झोली में आप 3 चीजें डालिए, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और शिव के लिए काशी विश्वनाथ। 1984 के बाद 500 वर्ष लग गए अखिलेश जी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद लेकिन हर जगह जो ढूंढा जा रहा है उस पर मोहन भागवत जी को आपत्ति है। वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जगह जगह से इस तरह के जो मुद्दे उठने लग गए हैं, होना चाहिए। नहीं देखिए, मेरा इनसे प्रश्न है। नहीं देखिए, जवाब देने दीजिए, समय नहीं है नागर साहब, जल्दी से सुनिए। अब क्या होता है, जब विश्व हिंदू परिषद ने अभी कोई आंदोलन नहीं कर रहा, जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि हम हर मंदिर में मस्जिद नहीं ढूंढेंगे, मतलब किसी तरह का कोई आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने कहा, और अभी नहीं करा है, ना ही अभी विश्व हिंदू परिषद कोई आंदोलन कर रहा है। अगर सर्व हिंदू समाज का कोई व्यक्ति अगर न्यायालय के समक्ष जाता है तो वो विश्व हिंदू परिषद की पिटीशन मान लेंगे। आप लोग क्या बताइए कि कृष्ण जन्मभूमि की विश्व हिंदू परिषद की पिटीशन थी या सर्व हिंदू समाज की? विश्व हिंदू परिषद की पिटीशन थी। विश्व हिंदू परिषद वो लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है, ये चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। एक बड़ी खबर आ गई, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। संभल से खबर आ रही है जहां पर सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कार्रवाई की गई है। उनके घर पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बर्क के घर की नाली पर बना स्लैब तोड़ा गया है। भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अभी की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। बर्क के घर पर जियाउर रहमान जो बर्क हैं वहां के सांसद, अतिक्रमण पर वहां बुलडोजर चला है। बर्क के घर की नाली पर जो स्लैब बना दिया गया था उसे तोड़ दिया गया है। ये देखिए तस्वीर सामने आ गई है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त वहां पर देखने को मिल रहा है, और इस बीच ये कार्रवाई की गई है। बिजली चोरी के मामले में भी कार्रवाई की जा रही है, और प्रशासन का रुख आप देखिए कितना सख्त नजर आ रहा है। बिजली विभाग 1,91,00,000 रुपए की वसूली की तैयारी में है इनसे। एक वो भी ऑडियो क्लिप आई थी जिसमें इनके पिता जियाउर रहमान बर्क के पिता धमकाते हुए नजर आए थे सरकारी कर्मचारियों को। और अब आप देख रहे हैं अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई। संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। हमारे साथ संभल के एएसपी श्रीश चंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज शुक्रवार की नमाज भी है, संभल में सुरक्षा व्यवस्था के क्या प्रबंध किए गए हैं? संभल क्षेत्र के साथ जामा मस्जिद परिसर व मंदिर के निकट त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है।
सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही ड्रोन के माध्यम से छतों को भी देखा जा रहा है। यहाँ हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः बनी रहे, किसी प्रकार का लो ना हो, और साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि जो जहाँ के हैं वहीं के संबंधित मस्जिद में परंपरागत रूप से नमाज अदा करेंगे, और जो भी जामा मस्जिद में करते हैं वही आएंगे, बाहर से और कोई नहीं आएगा, सुनिश्चित किया जा रहा है। सर, जो नालियों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है बुलडोज़र का, वो क्या आज भी लगातार जारी है? पूर्व की भांति आज भी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और उनका कार्य सुचारू रूप से हो सके इस हेतु। आइए सीधे मैं आपको संभल लिए चलता हूं। दिव्यांकर तिवारी मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। दिव्यांकर, आज बिजली विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की गई, 1,91,00,000 की वसूली की तैयारी है, इधर बुलडोजर भी गरजने लगा, क्या अपडेट है और आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो एक्शन है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ हो रहा है, और जो अभी कुछ दिनों पहले ही जो नवनिर्मित ये घर यहाँ पर बना हुआ था और उसके आगे जो सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, स्लैब बनाया गया था, उसको फिलहाल अब से कुछ देर पहले ही बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचता है और इसे तोड़ दिया गया है। 2 स्लैब आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे, एक स्लैब इस तरफ है और एक स्लैब इसके ठीक बगल दूसरी तरफ से बिल्कुल सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई थी, और जिससे चढ़ने के लिए जो ये सीढ़ियाँ है इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसे फिलहाल तोड़ दिया गया है। नगर निगम की ओर से यही कहा गया है, चूंकि ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ये नाली के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन अवैध है, और जिसके चलते कुछ दिनों पहले जो है वो इन्हें नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जिसके बाद जब सांसद जियाउर रहमान के परिवार में से किसी व्यक्ति ने इसे नहीं तोड़ा, पहले नोटिस जो दिया जाता है उसके बाद ये कहा जाता है कि आप स्वतः इस पर कार्रवाई करें, इसे तोड़ दें, अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे तो नगर निगम की ओर से इसे तोड़ा जाएगा, और जिसके बाद नगर निगम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो स्लैब बना था इसे फिलहाल यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि पूरे इलाके में, इस इलाके की बात करें तो लगातार प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, और उसी कार्रवाई में से अब आगे जो है जो सांसद के घर का है आगे वाला हिस्सा है, यानी जो स्लैब बना हुआ था उसे भी फिलहाल यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अगर आपको बिजली विभाग की कार्रवाई की बात करें तो बिजली का जो कनेक्शन है वो सांसद के घर का जो है काट दिया गया है। 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है जो सांसद के से वसूला जाएगा, और ये जो मीटर है फिलहाल इसका जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पर कटा हुआ नजर आएगा। मीटर की जो रीडिंग है वो बिल्कुल आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। ऐसा इसलिए वजह से है क्योंकि सांसद के घर का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है। बीते रोज ही यहाँ पर बिजली विभाग की जो टीम है वो पहुंचती है, चेकिंग करती है, पड़ताल करती है, और जिस दौरान जो बिजली विभाग के अधिकारी जब सांसद के घर के अंदर ही थे उसी दौरान अधिकारियों को धमकाने की जो कोशिश है, जैसा बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से बताया जाता है, ये कोशिश भी होती है, और जिसके लिए सांसद के पिता के खिलाफ भी जो मुकदमा है वो दर्ज कराया गया बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही है, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसकी तस्वीरें भी सामने नजर आ रही है। दिव्यांकर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो प्रशासन का रुख बहुत ही सख्त नजर आ रहा है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। हर समय हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, कभी काशी कभी अयोध्या में मंदिर तोड़े गए, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। कभी संभल में तो कभी भोजपुर में मंदिर तोड़े गए। सनातन ने हर मजहब को विपत्ति में शरण दी। पाकिस्तान में क्या हुआ? संभल तो कभी भोजपुर में मंदिर तोड़े गए। सनातन ने हर मजहब को विपत्ति में शरण दी। अयोध्या पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं पर उन्होंने यह बयान दिया है कि हर समय हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए। मेरठ से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हो गई, कई महिलाएं वहां पर गिर गई हैं। भीड़ के नीचे दबी महिलाएं, चीख पुकार मच गई। परतापुर के मैदान में चल रही थी शिव महापुराण, और इसी कथा के दौरान भीड़ वहां बेकाबू हो गई। तो एक बड़ा अपडेट आ रहा है मेरठ से, इस वक्त की बड़ी खबर है। शिव महापुराण कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, कई महिलाएं वहां पर गिर गई हैं। कुछ महिलाएं भीड़ में दब गई, वहां पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक परतापुर के मैदान में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। कई महिलाओं के दबने की खबर भी आ रही है।
तो मेरठ से बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, यहां पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। सनुज हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और क्या कुछ पता चला सनुज? देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं, जो नीचे महिलाएं दबी हुई हैं, उनको निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। उम्मीद से ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। और आज चूंकि जो प्रदीप मिश्रा है, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, उनकी कथा का समापन था और समापन के मौके पर उनसे मिलने के लिए जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई। यहाँ पर देखिए, जो भीड़ है वो उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर पहुंच गई थी। और चूंकि महिलाएं थी और उसके बाद धक्का मुक्की हुई, तो जो महिलाएं दूसरे रास्ते की तरफ से निकली है, तो वहाँ कई महिलाएं नीचे की तरफ दब गई हैं, जिनको निकालने का जो काम है वो वहां पर किया जा रहा है। कुछ बच्चे भी अभी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो तमाम पुलिस प्रशासन के जो तमाम आलाधिकारी हैं वो मेरठ महोत्सव के कार्यक्रम में थे और सीधे यहाँ से वहां के लिए जो तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। अभी जो 4 महिलाएं हैं उनके घायल होने की जो खबर है वो सामने निकल कर आ रही है। आसपास के थानों से जो फोर्स है वो भी मौके की तरफ भेज दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये जरूर निकल कर आ रही है कि जब इतनी भीड़ थी तो उस हिसाब से सुरक्षा के जो इंतजाम है वो वहां पर नाकाफी थे। सुरक्षा के इंतजाम उस तरीके से नहीं थे। भीड़ का जिधर की तरफ मन करा गया उधर की तरफ भीड़ जाती रही और उसी का ये नतीजा हुआ कि आप देखिए कि जो कई महिलाएं हैं वो किस तरीके से यहाँ भीड़ जब एक तरफ दौड़ी है तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो नीचे दब गई हैं। कुछ लोग मौके की तरफ दौड़े और जैसे तैसे जो महिलाएं हैं उनको वहां से निकाला है। लोगों ने जमकर हंगामा भी यहाँ पर किया है। और जैसे ही तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली तो जो मेरठ महोत्सव का अभी भूमि पूजन हुआ है, तमाम आला अधिकारी आसपास के थानों की जो फोर्स है वो मौके की तरफ बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसके बारे में बता दें। ये देखिए, ये तस्वीर जो मेरठ से सामने आई है, चीख पुकार आवाज सुन पा रहे होंगे किस तरीके से लोग वहां डर गए थे, घबरा गए थे। चीख पुकार मच गई, लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, भीड़ बेकाबू हो गई थी, कई महिलाएं वहां पर दब गईं। सनुज हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं जो आपको बता रहे हैं वहां पर अभी क्या स्थिति है। सनुज, जो महिलाएं वहां दब गई थी भीड़ के नीचे, क्या उन्हें निकाल लिया गया है? अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, फिलहाल की अगर स्थिति की बात करूं तो जो महिलाएं नीचे दब गई थी उनको यहाँ से निकाल लिया गया है। जो 4 महिलाएं हैं उनके घायल होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। जो लोग हैं वो फिलहाल मौके पर हैं। लोग यहाँ जमकर हंगामा कर रहे हैं। लोगों को समझाने बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जो तमाम पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। लगातार मंच से अपील की जा रही है कि भीड़ थोड़ा संभल के चले, भीड़ थोड़ा संभल के चले। तो इसी तरीके से अभी जो स्थिति है उसको काबू में करने का जो प्रयास है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। सनुज किसी की जान तो नहीं गई? इस बारे में कुछ पता चला है? अभी तक किसी नहीं, देखिए, अभी फिलहाल किसी की जान नहीं गई है। सिर्फ घायल होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। सीएमओ को भी फोन कर दिया गया है और जो तमाम एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस मौके की तरफ भेज दी गई है और जो घायल है उनको निकालने का जो काम है। चलिए, कम से कम ये सुकून वाली बात है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। घायल जरूर कुछ लोग हुए हैं, लेकिन सनुज एक बड़ा सवाल है। आप भी कह रहे हैं कि वहां पर कथा वाचन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो? पिछले 1 महीने से ज्यादा से तैयारियां यहाँ पर चल रही थी और सबको ये पता भी था कि जो कथावाचक है वो यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर पहुंचेंगे। लाखों जो भक्त हैं वो कथा सुनने के लिए जाएंगे। रोज वहाँ पर लाखों की जो भीड़ है वो मर रही थी। लेकिन आज चूंकि समापन था, आज आखिरी दिन था, तो शायद लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से ढिलाई की गई। वो उस तरीके के सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। आप खुद देखिए कि जो महिलाएं दबी हुई है, भीड़ बेकाबू हुई, तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो दर्शक वहाँ पर आए थे, जो भक्त वहाँ पर आए थे, वो इन महिलाओं को नीचे से निकालने का जो काम है, दबी हुई महिलाओं को निकालने का काम कर रहे हैं। जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो आपको वहां पर नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें साफ बताने के लिए काफी है। अगर पुलिस इस पॉइंट पर लगी होती तो जो पुलिसकर्मी है वो निकालने का इन महिलाओं को काम करते, लेकिन पुलिसकर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नहीं थे और लाखों लोगों की भीड़, चूंकि आज आखिरी दिन है, समापन है इसका, तो लोग वहां दर्शन करने के लिए, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उसी दौरान जो भीड़ है वो एक तरफ होती चली गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि देखिए जो वहां पर है कई महिलाएं वहां पर दब गई और उन महिलाओं को फिलहाल जो निकालने का काम है वो तो कर लिया गया है, लेकिन कितनी महिलाएं घायल हैं, कितने लोग हैं, क्या किस तरह की स्थिति है, अभी फिलहाल जो अधिकारी है वो उस पर बोलने के लिए
तैयार नहीं है, क्योंकि तमाम आला अधिकारी यहाँ से मौके के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन इतना बड़ा इंतजाम वहाँ पर जिस तरीके से था, लाखों लोगों के उमड़ने की जिस तरीके से थी, उस तरीके से वहाँ पर पुलिस और प्रशासन के जो इंतजाम है वो यहाँ पर नहीं थी। और उसी का ये नतीजा है कि इस तरह की घटना हो गई, कई महिलाएं दब गई। और अगर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकेबंदी करके होता तो इतनी भीड़ को निकालने के लिए अलग से इंतजाम करने चाहिए थे, जो वहाँ पर नाकाफी नजर आए हैं। लोग बेहद गुस्से में हैं और जमकर हंगामा करते हुए भी वहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौके पर जो हंगामा है वो लोगों की तरफ से चल रहा है, जो पुलिस है वो लोगों को समझाने का जो काम है वो कर रही है। फिलहाल कुछ देर में जो तमाम डीएम, एडीजी, आईजी, डीएम, एडीजी, डीआईजी तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके की तरफ रवाना हो गए हैं, क्योंकि परतापुर थाना इलाका पड़ता है। जो देहात के आसपास के जो थाने हैं उनको भी वहाँ पर रवाना करने के लिए बोल दिया गया है और तमाम अधिकारी यहाँ से सीधे रवाना हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही ये जरूर निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन खाली मेरठ ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों, कई प्रदेशों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो इंतजाम है उन पर बिल्कुल, ध्यान वो दिख रहा है जो आप कह रहे हैं सनुज, ये तस्वीरों के जरिए बिल्कुल नजर आ रहा है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से व्यक्ति वहां पर चढ़ता चला गया। महिलाएं दब गई नीचे, भीड़ बेकाबू हो गई थी। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस भगदड़ के वक्त की तस्वीर है। 4 महिलाएं बताया जाता है कि इसमें घायल हुई हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए थे। नतीजा ये हुआ कि लोग जब वहां पर उधर से गुजर रहे थे, अचानक से कुछ लोग जब बेकाबू हो गए तो नीचे दब गए लोग। महिलाएं खास तौर पर इसमें जख्मी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, वो तो वक्त रहते वहीं कुछ मौजूद लोगों ने व्यवस्था संभालते हुए उन लोगों को नीचे से निकाला, वरना किसी की जान भी जा सकती थी जिस तरीके के हालात बन गए थे। तो कुछ लोग जो वहां पर थे, वहीं पर मौजूद लोग, उन्होंने बीच बचाव करते हुए पीछे वाले लोगों को दूर किया। भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश वहां पर आप देखेंगे कि यही लोग आपस में करते नजर आए जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। प्रशासन का एक भी व्यक्ति या कोई पुलिस वाला आपको नजर नहीं आएगा। जो पहली तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था। बाद में हादसे के बाद जरूर वहां पुलिस पहुंची। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा आयोजन जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, प्रशासन की जानकारी के बिना मुमकिन नहीं है कि यह कार्यक्रम हुआ हो। फिर व्यवस्था क्यों नहीं थी? कार्यक्रम के आयोजकों से भी सवाल पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जब वहां बुलाया गया तो फिर उनकी तरफ से भी क्या कोई व्यवस्था थी या नहीं थी। शिव महापुराण कथा में भगदड़ मची है, कई महिलाएं उसमें घायल हो गई हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ की यह घटना है। पंडित प्रदीप मिश्रा वहां पर कथा वाचन के लिए आए थे और ये पिछले काफी दिनों से उनका कार्यक्रम चल रहा था। सनुज मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। सनुज, आज आखिरी दिन था उनका ये कथा वाचन के कार्यक्रम का। देखिए, आज जो कथा का था, प्रदीप मिश्रा की जो कथा पिछले 5 दिनों से यहाँ चल रही थी, आज उसका यहाँ पर समापन था और समापन के मौके पर जो भीड़ है वो और ज्यादा बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंच गई। शायद एलआईयू की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, भीड़ का आकलन करने में एक तरीके से कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो नाकाम रहे और उस तरीके से पुलिस के जो इंतजाम है वो वहाँ पर नहीं किए गए थे। इतनी बड़ी कथा, इतने बड़े, वो आप खुद सोचिए कि कई जगह इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसकी उन घटनाओं से भी सबक नहीं लिया गया कि जब इतना बड़ा धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जाते हैं। कई लेयर की सुरक्षा की जाती है, ड्रोन से भी सुरक्षा की जाती है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम उस तरीके से चप्पे चप्पे पर ना तो पुलिस का पहरा था जब लगातार कथा चल रही थी। आज समापन पर आप भी जानते हैं कि समापन के भीड़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम वहाँ पर नाकाफी थे। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, उस तस्वीर में जब महिलाएं नीचे दब गई तो जो वहाँ पर भक्त आए हुए थे, जो श्रद्धालु आए हुए थे, वो दबी हुई महिलाओं को वहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं। अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बेहतर इंतजाम चप्पे चप्पे पर पुलिस होती तो शायद पुलिसकर्मी इन दबे हुए लोगों को निकालते नजर आते, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक तस्वीर और आप देखिए जो आई है सामने कि जिसमें लोग पुलिस। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरीके के हालात वहां पर बन गए थे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और भीड़ अचानक से अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कई महिलाएं वहां जमीन पर गिर गई। उसके बाद कुछ लोग ऊपर से गुजर गए, चढ़ गए थे उनके ऊपर। कुछ महिलाएं इसमें चोटिल भी हुई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
इतना बड़ा आयोजन और ऐसे में वहां पर व्यवस्था का ना होना, उस तरीके के इंतजाम ना होना, कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। तो सवाल तो ये भी कि प्रशासन के लोगों की क्या जिम्मेदारी, जवाबदेही तय की जाएगी। दूसरी बात ये, जो कार्यक्रम के आयोजक थे, क्या उन्होंने इस बारे में प्रशासन को जानकारी दी थी, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था हो, इंतजाम खराब ना हो, इसके लिए पुलिस रहे, क्या इस बारे में प्रशासन को जानकारी दी गई थी। ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, किस तरीके के हालात बन गए थे। और ऐसे में कई बार आपने देखा है भगदड़ की स्थिति में लोगों की जान तक चली जाती है दम घुटने की वजह से। शिव महापुराण कथा के दौरान ये भगदड़ और उसमें 4 महिलाएं घायल हुई। ये उत्तर प्रदेश में मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे आवाज भी, किस तरह की चीख पुकार वहां मची हुई थी। चीखने चिल्लाने की आवाज साफ साफ आप सुन पा रहे हैं। कुछ महिलाएं जो गिर गई वहां नीचे जमीन पर, वो बहुत ज्यादा डर गई थी, मदद के लिए गुहार लगा रही थी। वहीं पर मौजूद लोगों ने ऐसा लगता है कि स्थिति को संभालने की कोशिश की है। पीछे से जो लोग लगातार सामने की तरफ आ रहे थे उन्हें रोका गया है। इन महिलाओं को वहां से तुरंत निकाला गया जो लोग वहां पर गिर गई, और फिर अस्पताल में भेजा गया, उनको भर्ती करवाया गया। हालांकि एक सुकून वाली बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। चोट जरूर कुछ लोगों को लगी है, लेकिन ज्यादा कोई नाजुक हालत में नहीं है। शिव महापुराण कथा के दौरान ये भगदड़ की स्थिति बनी। हमारे साथ सनुज, हमारे सहयोगी लगातार मेरठ से जुड़े हुए हैं। सनुज, क्या ये पता चल पाया है कि भगदड़ हुई कैसे आखिर? देखिए, ये मेन गेट बताया जा रहा है और इस गेट पर ये भगदड़ हुई है और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, ज्यादा लोग थे। कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के बाद लौट रहे थे, कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे, और ऐसे में दोनों तरफ से जो भीड़ थी, ऐसे में लोगों को लगा कि बाहर की तरफ निकला जाए। तो चूंकि महिलाएं आगे की तरफ से, उधर से जब भीड़ है वो भीड़ महिलाओं के पीछे से चली तो वो बेकाबू होती चली गई और अचानक से भीड़ इतनी बढ़ी, चूंकि कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं कि वो तेजी से अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाई और वो नीचे की तरफ दब गई। कुछ बच्चे भी बताए जा रहे हैं कि कुछ बच्चे भी इससे चोटिल हुए हैं। तो उसके बाद जैसे तैसे इन लोगों को निकाला गया है, क्योंकि ये गेट मेन कई गेट यहाँ पर बनाए गए, उन्हीं में से ये एक गेट का मामला बताया जा रहा है। और प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, उनकी एक कथा थी और शताब्दी नगर सामने ये काफी बड़ा मैदान है और इस मैदान में व्यवस्था इसलिए की गई थी कि ताकि यहाँ पर जो हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे वो आराम से आ जाए। लेकिन खाली मैदान इतना बड़ा छोड़कर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नाकाफी नजर आई और उन्हीं व्यवस्थाओं का नाकाफी होने का जो नतीजा है वो आपके सामने आ गया है कि जो कई महिलाएं हैं वो चोटिल हो गई है। 2 बच्चों के चोटिल होने की भी जो बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी कोई अधिकारी कुछ पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, परतापुर इलाका जो पड़ता है उसके आसपास के अचरौंडा, परतापुर, रिठानी आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी मदद के लिए बता रहे हैं कि मौके की तरफ दौड़ पड़े हैं, क्योंकि खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है और मदद के लिए भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या पूरी स्थिति है, फिलहाल अधिकारी कुछ देर बाद मौके पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी कोई जो अधिकारियों की तरफ से वर्जन कितने लोग घायल हैं, क्या कोई मिसहैपनिंग तो नहीं है, इसके बारे में अभी कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो एम्बुलेंस है, देखिए एम्बुलेंस भी जो है वो शहर की सड़कों से दौड़ती हुई और मौके की तरफ रवाना कर दी गई है कि जो घायल है उन्हें पास के परतापुर में CHC पड़ती है कि वहां पर भर्ती करा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में गुस्सा है वो लोगों में गुस्सा बरकरार नजर आ रहा है और लोग बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सनुज, एक बात बताइए, इतना बड़ा आयोजन, अमूमन जब यहाँ पर कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले होते हैं तो एंट्री और एग्जिट के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। आप कह रहे हैं कि एक ही जगह से लोग जा भी रहे थे और आ भी रहे थे, ऐसे में ये भगदड़ मची है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली गेट तो कई है, कई गेट से लोग आ जा रहे थे। होता क्या है कि कई बार एंट्री और एग्जिट अलग अलग की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो गेट तो अलग अलग बनाए गए थे, लेकिन ये जो सामने वाला गेट, कथा स्थल के राइट हैंड वाला जो गेट बताया जा रहा है, यहाँ से लोग आने भी लगे और जाने भी लगे। और जब अंदर भीड़ ज्यादा हो गई, लोगों को लगा कि कोई दिक्कत ना हो जाए, दम ना घुट जाए, तो धक्का देते हुए इसी गेट की तरफ से निकले हैं कि बाहर निकल जाए किसी तरीके से। और चूंकि आगे महिलाएं थी तो महिलाएं नीचे दब गई, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी थी और जिस तरीके से भीड़ धक्याते हुए आगे की तरफ आ रही थी तो ये महिलाएं थोड़ा आगे तेजी से नहीं दौड़ पाई और एक महिला गिरने के बाद जो और महिलाएं हैं
अस्पताल उतरे, वो दौड़े हैं और वहां निकाला। और उसके बाद जो पब्लिक है वो अन्य गेट से भी निकलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर इस गेट पर पुलिस व्यवस्था होती, इस गेट पर पुलिस तैनात होती, तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन पुलिस थी नहीं और पब्लिक अपनी मर्जी से आती जाती रही और ज्यादा भीड़ होने की वजह से, एक बड़ा जनसमूह होने की वजह से सनोज ये हादसा हो गया। सवाल तो ऐसे में अब आयोजकों को लेकर भी खड़े होंगे, जिन लोगों ने आयोजन करवाया इस कार्यक्रम का। क्या प्रशासन को इस बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी थी कि मुझे हमें इतनी पुलिस चाहिए, या फिर उनकी अपनी कोई व्यवस्था थी? इन सब के बारे में भी कुछ पता चला है क्या? देखिए, फिलहाल इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, करीब 1.5 महीने पहले से ही पूरे मेरठ शहर में नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बात का शोर था कि जो कथावाचक है वो प्रदीप मिश्रा मेरठ आ रहे हैं और 3 दिन वो यहाँ पर कथा करेंगे, उनकी 5 दिन यहाँ पर कथा होगी। तो ये पूरा शोर शराबा था। जिस दिन वो यहाँ पर मेरठ पहुंचे थे, उस दिन भी एक जन सैलाब, जन समूह यहाँ पर उमड़ा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, बड़े कथावाचक है, उनके अपने अनुयायी भी हैं, उनको कथा सुनने वाले भी हैं। और चूंकि महाशिवपुराण हो रही थी, ऐसे में जो वक्त है वो दोपहर का रखा गया था 11 बजे से, इसलिए भी लोग अपने घर के कामकाज निपटा के, भीड़ भाड़ ज्यादा उमड़ती थी और ज्यादा संख्या में यदि बात करें तो महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते थे। अब आयोजक भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवालों के घेरे में जरूर आ गए हैं। ठीक है सरोज, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। जो भी अपडेट होगा आगे दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। तो मेरठ से ये खबर, जहां पर कथा वाचन कार्यक्रम के दौरान ये भगदड़ मची है, उसमें कई महिलाएं घायल हो गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।